अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी समीका सलाम। आज हम लोग कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट डेरिवेशन और इसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other. With the force which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये कूलम लॉ का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को देखकर आपको ये बात याद आ रही होगी कि ये स्टेटमेंट ये लॉ और ये स्टेटमेंट कुछ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की तरह है। लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में टू बॉडीज़ थी, यहाँ पर टू चार्जेस की बात हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिपल करते हैं एक दूसरे को, यानी अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को धक्का देते हैं। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ एक ऐसी फोर्स से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की। अब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडीज़ के मासेस का प्रोडक्ट क्या था, कि दोनों का मास अलग अलग है, दोनों चार्जेस का मास अलग अलग है। उन दोनों का जो भी मास है, जो भी उनका कूलम है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारे पास उनका प्रोडक्ट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के, जिस फोर्स से वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को किसी ऐसी फोर्स से रिपल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो स्क्वायर का डिस्टेंस उनके बीच होता है। जो डिस्टेंस उनके बीच होता है उसका स्क्वायर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें समझ आ सकती है। तो सबसे पहले एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। जैसा कि चार्ज की जो यूनिट होती है, हमारे पास चार्ज का जो सिंबल होता है वो Q होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 Q2 करा है ताकि चार्ज के लिहाज से आपको समझ आ जाए। पहले मैंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में M1 M2 किया था क्योंकि वहाँ पे मासेस की बात हो रही थी, यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने Q1 Q2 लिया है। तो यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ये दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को या तो रिपल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो r है, इनके बीच जो डिस्टेंस है इनके बीच वो r है, और हमने इसी r का स्क्वायर लेना है, अब ये हमारी तो डायग्राम एक एज एक्सप्लेनेशन एक डायग्राम हो गई। अब इसके बाद हम इसकी जो डेरिवेशन है वो समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट के ज़रिए से हम इसकी दो इक्वेशंस बना लेते हैं, उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने लगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास है F इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मीन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये उस स्क्वायर के डिस्टेंस की। ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पर हमारे पास f जो कि एक दोनों साइड पर सेम ही था, प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब जैसा कि ये बात तय है कि लॉज में अगर या फिर डेरिवेशन में कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह एक कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट लाजमी है, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लाजमी लगता है। तो f इक्वल्स टू कांस्टेंट Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर वहाँ पर जो मैंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बताया था उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या फिर हम इसे कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो वो हमारे पास है K इक्वल्स टू कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात क्यों आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है। तो प्रोपोर्शनल हटा F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। और पर हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो कैपिटल G था, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² था। लेकिन यहाँ पर kg² नहीं होगा, यहाँ पे कूलम स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू होगी k इक्वल्स टू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर c²। c² इसलिए आया क्योंकि कूलम है, कूलम जहाँ भी चार्जेस की बात होती है वहाँ पर चार्जेस के लिए यूनिट लगता है कूलम, इसलिए इस लॉ का नाम कूलम्स लॉ रखा गया है। और इसमें इसी वजह से इसकी जो यूनिट है वहाँ पर kg² की जगह c² है।